जय जोहार, जय आदिवासी, जय हिंद साथियों। आज हम लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण और ऐसे ज्वलंत मुद्दे पे वीडियो बना रहे हैं जिसका नाम है कृषि बिल। और ये जो विषय है वो एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है, क्योंकि इसके ऊपर चलने वाला जो आंदोलन है वो अब तक का भारत देश का सबसे लंबा आंदोलन हो चुका है। उसमें कई सारे किसानों की जान भी जा चुकी है। अभी के समय में मेरा आप सभी से निवेदन है, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग कृषि बिल का विरोध इसलिए ना करें क्योंकि आप कांग्रेसी हैं या फिर किसी दूसरी पार्टी से हैं, और इसी कृषि बिल का सपोर्ट भी आप इसलिए ना करें क्योंकि आप बीजेपी से हैं। क्योंकि ये जो विषय है ये पूरे देश के हित का विषय है, क्योंकि भारत देश जो है वो कृषि प्रधान देश है और भारत देश के किसान ही जो है वो भारत देश की पूरी इकोनॉमी को चलाते हैं। तो इसी कारण से हमें ये बात अब ये जो बात जो है वो किसी पार्टी की या फिर किसी आइडियोलॉजी की या फिर किसी संगठन की नहीं रह गई है। ये बात है देश की और देश के किसान की, ये बात है देश के अन्नदाता की। इसी कारण से हमने कृषि बिल पे ये जो तीन बिल जो है वो अधिनियम बन चुके, कानून बन चुके हैं। तो ये जो तीनों जो अधिनियम हैं, इन सभी अधिनियमों में हमने हर एक अधिनियम का अलग अलग पार्ट करके आज हम लोग देख रहे हैं। पहला अधिनियम जो है जिसका नाम है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 को आज हम लोग देखेंगे। इसके आगे हम लोग जो अगला जो बिल है उसको देखेंगे, उसके क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या नुकसान है, उसके बारे में देखेंगे। और आज ये जो बिल हम लोग जो पहला जो वीडियो बना रहे हैं इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं पहले बिल के और क्या क्या नुकसान है, ये सभी चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे। तो अगर हम लोग देखें कि ये जो बिल जो है वो पहला जो प्रश्न आता है ये कि ये असंवैधानिक है या फिर ये संवैधानिक है। कुछ जो कहते हैं कि संवैधानिक तरीके से इसको प्रोसेस करके ही इसे पारित किया गया है। कुछ जो कहते हैं कि इसमें जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र को नहीं है, ये जो रखा गया है वो राज्य सूची के विषय में रखा गया है। तो आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, मैं संविधान का टीचर हूं, तो उस आधार पर मैं आपको बता दूं कि राज्य सूची में जो रखे गए जो विषय हैं उनका विषयों पे कानून बनाने का अधिकार मात्र राज्य को रहता है, और केंद्र सूची के जो विषय हैं उनमें कानून बनाने का अधिकार मात्र केंद्र को होता है। और एक और जो सूची होती है जिसे कहते हैं हम लोग संवर्ती सूची, इसमें कानून बनाने का अधिकार जो है वो सिर्फ केंद्र को होता है। संवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य और केंद्र को दोनों को होता है। तो अगर हम लोग देखें तो मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो मेन जो संविधान था, जो मुख्य जो संविधान था, उसमें जो राज्य सूची जो था उसके नंबर 14 में एग्रीकल्चर को रखा गया था। जो नंबर 26 था, जो नंबर 26 जो था उसमें रखा गया था ट्रेड एंड कॉमर्स को। ट्रेड एंड कॉमर्स को अगर हम लोग देखें हिंदी में तो हम लोग बोल सकते हैं व्यापार एवं वाणिज्य। और नंबर 27 में रखा गया था वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन का वितरण आपूर्ति को रखा गया था नंबर 27 में। ऐसा मैं इसीलिए इन तभी तीनों नंबर्स को इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि इन तीनों का संबंध है इस तीनों कानूनों से। तो हम लोग इस आधार पे ये नहीं कह सकते कि ये जो कानून जो बनाया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान संशोधन हुआ था 1954 में, जो कि किया गया था नेहरू के द्वारा, और इन्होंने इसे संविधान संशोधन करके इन विषयों को रख दिया था किसमें, संवर्ती सूची में, और संवर्ती सूची में नंबर 33 में इसे रख दिया गया था। तो उसी के बाद से ये जो विषय हो गया था वो संवर्ती सूची का हो गया था। इसी कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी होगा। तो ये जो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, उसका जो प्रोसेस जो था, कानून को पास कराने का जो प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा बेकार, बहुत बुरा बोल सकते हैं हम लोग इसको, लेकिन जो प्रोसेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से है, इस चीज़ को हम लोग नकार नहीं सकते। अब आगे की बात कि ये जो पहला जो कानून है, आज हम लोग बात कर रहे हैं कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम 2020 की। अगर हम लोग देखें तो इसका जो उद्देश्य जो गवर्नमेंट बता रही है कि हम लोग इसको लाने के पीछे का जो उद्देश्य जो है वो ये है कि इससे किसानों का जो उत्पाद होगा उसमें, और वाणिज्य व्यापार एवं अर्थात कि जो भी ट्रेडिंग जो होती है, जैसे किसानों के बीच में और व्यापारियों के बीच में जो लेन देन जो होती है उसको सरल करने के लिए और किसानों के फसल को प्रमोट करने के लिए और उसकी फसल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम लोग इस अधिनियम को लेकर आए हैं। अब ये हमको समझना है कि किसान उत्पाद अर्थात क्या।
किसान उत्पाद अर्थात कि जो भी किसानों का जो भी उत्पादन हो रहा है, चाहे वो गेहूं का हो रहा हो, कपास का हो रहा हो, या फिर कोई भी फसल जिसका उत्पादन जिसका उत्पादन किसान करता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। लेकिन साथ में ये जो कानून जो है वो ये बताता है कि ये सब चीज़ें तो आएगी जो कि किसान का खेतों से जिसका उत्पादन होता है, लेकिन साथ में इसका उल्लेख मिलता है कि यहाँ पे किसान उत्पाद में पशुपालन भी आ जाएगा। अर्थात इसमें आता है दुग्ध डेयरी फार्म आता है, मछली पालन आता है, बकरी पालन आता है, मुर्गी पालन आता है, तो ये सभी चीज़ें भी इसमें रहेगी। अब दूसरा जो है इसमें बताया गया है कि व्यापार एवं वाणिज्य में हम लोग सहूलियत देंगे। इसमें व्यापार एवं वाणिज्य में फ़ायदा होगा, अर्थात जो व्यापारी और किसानों के बीच में जो लेन देन होता है उसमें ये होता है कि व्यापारी जो है वो कम पैसे में मतलब किसानों से खरीद लेता है और इससे जो है बड़ी कीमतों में ले जाके दे देता है। तो इसे हम लोग रोकने के लिए इस कानून को लेके आए हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि हम लोग जो किसानों की जो फसल जो है इसको हम लोग प्रमोट करेंगे और इसमें जो क्वालिटी जो है उसकी क्वालिटी बोल सकते हैं हम लोग गुणवत्ता, उस गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसे हम लेकर आएंगे। तो ये सब चीज़ें इन्होंने इनके बताए हैं कि इसके उद्देश्य जो हैं वो और सामान्य जो इसकी जो उद्देश्य है और इसको क्यों लेके आए हैं ये सब इन्होंने इसमें बताया है। और इसके उद्देश्य जो है मेरा मानना है कि बहुत सही जो उद्देश्य जो है जो बताए गए हैं वो किसानों के लिए हाँ बिल्कुल होना चाहिए सब चीज़ें। अब दूसरा हम लोग देखें तो इसके जो मुख्य प्रावधान जो है जो कि अधिनियम कहता है, इसको मैंने बाकायदा नोट्स बना के जैसे जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे मैं नोट्स बना के ही पढ़ाता हूँ, तो इससे अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, साधारण तरीके से समझा पाऊँ, इस कारण से मैंने खुद ने नोट्स बनाया है इसके और यही मैं आपको बता रहा हूँ। तो दूसरा अगर हम लोग देखें कि इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं, तो इसमें जो मुख्य प्रावधान के बारे में हम देखें तो इसमें जो बताया है कि जो भी कृषि उत्पाद जो होगा वो APMC जो है वो पंजाब हरियाणा में ये चीज़ें लागू है। ये कानून कहता है कि जो भी खेती का जो उत्पादन जो होगा वो APMC में, जैसे कि अगर सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि APMC क्या है। पंजाब हरियाणा वाले एरिया में APMC लागू है और APMC में ये बताया गया है कि भैया जो भी ट्रेडिंग होगी, जो भी किसानों के बीच में और एक व्यापारी के बीच में जो भी लेन देन होगा फसलों का एवं पैसे का, तो वो जो लेन देन जो होगा वो लेन देन होगा माध्यम से किसके, APMC के। APMC जो है उसका मतलब ये है कि भैया वहाँ पे जो भी अड़ातिया जिन्हें कहते हैं हरियाणा पंजाब में, तो उन्हीं के माध्यम से वहाँ पे लेन देन होगा। उससे होता ये है कि भैया किसान जो है वो विश्वास करेगा उस अड़ातिया के ऊपर, जो भी APMC का जो भी जिम्मेदार जो व्यक्ति होगा उसके ऊपर, और वो जो व्यक्ति है वो देखेगा कि भैया व्यापारी जो है वो कहीं फ्रॉड ना हो, वो जो है वो ऐसा ना हो कि किसानों की जो फसल जो है वो लेके भाग जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ये ध्यान रखेगा कौन, APMC में जो बैठा हुआ व्यक्ति वो रहेगा। तो ये व्यवस्थाएं जो है उसे कहते हैं APMC। तो ये जो कानून जो ये कहता है कि APMC के अलावा भी आपके पास ऐसा ट्रेड मार्केट रहेगा जहाँ पे आप जाके अपनी फसलों को डायरेक्ट जाके बेच सकते हो। तो ये जो है वो पहला प्रावधान बताया गया इन्होंने। दूसरा बताया कि इंटर स्टेट आप लोग व्यापार कर सकते हो। ये बता रहे हैं इस अधिनियम में ये है कि जो भी किसान जो है वो एक राज्य से दूसरे राज्य के में जाके अपनी फसल को बेच सकता है। तो ये व्यवस्थाएं इस अधिनियम में दी गई है। और दूसरा ये बताया कि भैया जो किसान जो है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकता है, अर्थात अपनी जो भी फसल जो है उसको आप ऑनलाइन किसान जो है वो बेच सकता है। इसके लिए अलग से ऐप्स बनेगी, अलग प्रकार की ऐप बनेगी और उसमें ही किसान जो है अपने प्रोडक्ट को अर्थात अपनी फसल को वहाँ पे शो कर सकता है और जो भी व्यापारी जो अगर ख़रीदना चाहता है तो वहीं से उसकी बोली लगा के उसी को वहीं पे खरीद सकता है। अगला जो है उन्होंने बताया कि भैया जो भी स्टेट्स के, अगर आप दूसरे स्टेट में जाके अगर आप अपनी फसल को बेचते हो तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब जो लास्टली जो बताया इसमें कि अगर मान लो कि विवाद होता किसके बीच में, एक व्यापारी के बीच में और अगर विवाद होता है एक किसान के बीच में, तो ऐसी स्थिति में जो विवाद जो होगा उसका निपटारा जो करेगा वो SDM करेगा। उस एरिया का जो SDM जो है वो उसका निपटारा करेगा। और मान लो कि फिर भी अगर SDM से उस विवाद का निपटारा नहीं होता है तो उस विवाद का निपटारा जो करेगा उस एरिया का कलेक्टर करेगा। और अगर कलेक्टर उस विवाद का निपटारा नहीं करता है तो ये जो केस है वो वहीं तक रहेगा, उसके आगे आप इसको लेके कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते। अर्थात मान लो कि हम लोग बोल सकते हैं कि किसानों को जो व्यापारी जो है उसने बोला था कि भैया मैं आपका जो फसल जो ले रहा हूँ 50 रुपये किलो के हिसाब से ले रहा हूँ, और मान लो कि बाद में जो व्यापारी जो है अगर वो बदल गया, वो कहता है कि नहीं मैं 50 रुपये किलो के आपसे आपकी फसल नहीं लूँगा और मैं आपसे जो आप जो फसल जो लूँगा वो 30 रुपये किलो के हिसाब से लूँगा। तो ये से अगर कोई विवाद होते हैं और अगर ये विवाद को लेके अगर संबंधित किसान जो है अगर
अगर उससे सेटिस्फाई नहीं है उस व्यापारी से, तो अपने चीज़ को लेके गुहार लगा सकता है एसडीएम के पास और गुहार लगा सकता है कलेक्टर के पास। तो ये व्यवस्था वहाँ पे दी हुई है और स्पष्ट तौर पे उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के विवादों को लेके कोर्ट में नहीं जा सकता। अब हमको देखना है कि ये जो है वो हमने प्रावधान देख लिए हैं कि ये असल में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं इस अधिनियम में। अब हमारे हिसाब से अगर हम कंक्लूजन देखें तो हाँ बिल्कुल इस अधिनियम में कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ बुरी बातें हैं। तो हम लोग इसकी अच्छी बातों को पहले देखते हैं, उसके बाद में इसमें देखेंगे इसमें कमियां क्या क्या है। अगर हम लोग देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी जो अच्छाइयाँ जो है वो ये है कि आप जो किसान जो है वो अपने प्रोडक्ट को एक ऐप में बेच सकता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकता है। ये इसकी अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो अपने प्रोडक्ट को ऐप में बेचता है, ऐप के माध्यम से बेचता है, तो उससे एक बड़ा एरिया वो कवर करेगा। और मान लो कि जम्मू कश्मीर का भी अगर व्यापारी जो है अगर उसको भी अगर वहाँ का अगर रेट सही लग रहा है तो वो भी उससे ले सकता है। तो बिल्कुल इसे बोल सकते हैं कि इसमें ये एक प्रावधान है। दूसरा जो है वो इंटरस्टेट आप बेच सकते हो, ये बताया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप जो है वो इसको दूसरे राज्यों में भी बेच सकते हो। अगला जो बताया जा रहा है और मेरा भी मानना है कि इसमें बेहतर कंपटीशन होगा। इसमें ये होगा कि सभी जितने भी जो व्यापारी जो है उन सभी के बीच में कंपटीशन होगा कि कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से भाव दे पाता है और कौन अच्छे कीमतों पे किसानों से ले पाता है। और अगला जो है वो इनोवेशन होगा, अर्थात जो भी हम लोग बोल सकते हैं कि जो लोग भी किसानों के जो बेटे हैं वो नए नए इनोवेशन इसमें करेंगे और नए नए तरीके से अपने ऐप इस जो भी ऐप जो है उसमें इसको सर्च करके कहाँ पे अच्छा रेट मिल रहा है, कौन अच्छा रेट दे रहा है, उसको किसानों के बेटे जो है वो अच्छे तरीके से इसको यूज़ करके कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो बुराइयाँ हैं वो बुराइयाँ जो है वो अलग है। अगर हम लोग देखें इसकी बुराइयों का, तो बुराइयों को हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें जो एपीएमसी जो है वो लागू है हरियाणा पंजाब में। और हम लोग बोल सकते हैं कि इसी के सिमिलर जो दूसरे राज्यों में जो चल रहा है या फिर इसके जैसा बोल सकते हैं थोड़ा थोड़ा, वो है मंडी व्यवस्था। अगर हम लोग देखें मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मंडी व्यवस्था है यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर एपीएमसी नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मान लो कि ये अगर बिल आता है तो इससे एपीएमसी जो है पूरा समाप्त हो जाएगा, अर्थात मंडियाँ पूरी बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि अगर आप मंडी में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको एक चार्जेस पे करना पड़ रहा है। और अगर ऑनलाइन ट्रेड डायरेक्ट अगर आप वहाँ पे जाके बेच रहे हो तो वहाँ पे आपको कोई चार्जेस नहीं लग रहा, वहाँ पे कोई टैक्स नहीं है, जो संबंधित जो व्यापारी उसको भी कोई टैक्स नहीं है। तो जितनी मंडियाँ जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, जितनी भी सरकारी मंडियाँ हैं। अब उसमें जो व्यापारी, उसमें जो कर्मचारी जो काम कर रहा है उनका पूरा का सभी का व्यापार उसमें ख़त्म है। तो ये इसका हम लोग बोल सकते हैं कि इसका एक डिसएडवांटेज है। और किसानों, दूसरा इसमें सबसे जो बुरी बात इसमें यह है कि किसानों को किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं रहेगी। आप लोग आए दिन न्यूज़ देखते होंगे कि एक जो व्यापारी जो उसने 20 लाख का माल जो है वो ख़रीदा एक एरिया से और वहाँ पे लेने के बाद में वो भाग गया। तो अगर एपीएमसी नहीं रहता, अगर मान लो कि मंडी व्यवस्थाएं नहीं रहती है, तो उससे ये होगा कि जो व्यापारी जो है वो किसानों के पास से फसलें लेगा और फसलें लेने के बाद में वो अगर भाग भी जाता है तो गवर्नमेंट के पास में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं कि कौन लेके भागा है, किसी सिस्टम के पास कोई रिकॉर्ड नहीं कि कौन लेके भागा है। तो इससे किसानों के साथ में धोखाधड़ी जो है वो बढ़ेगी। और आप लोग अभी देख रहे हो कि जितने भी जो किसान जो है वो कई सारे आरोप लगाते हैं कि व्यापारी जो हमारा पैसा लेके भाग गया, और वो पैसा छोटा मोटा रकम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी रकम होती है। जो 4-4, 5-5 महीने की जो फसलें जो निकलने की मेहनत करने के बाद में फसलें जो आती है वो सीधा की सीधा व्यापारी जो लेके भाग जाता है। अगला जो इसमें जो इसका जो डिसएडवांटेज जो है, इसकी जो बुरी चीज़ जो है इस अधिनियम की, वो ये है कि जो अगर मान लो कि व्यापारी के बीच में और किसान के बीच में मान लो कि विवाद होता है तो उसमें जो जजमेंट जो देगा वो देगा एरिया का एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और दूसरा रहेगा उस एरिया का जिलाधीश जिसे हम कहते हैं कलेक्टर। तो आप खुद इस चीज़ को समझ सकते हो कि जिस भी एरिया का एसडीएम होता है, जिस भी एरिया का जो कलेक्टर जो होता है वो प्रभावित होता है उस एरिया की राजनीति से, अर्थात उस एरिया का जो विधायक होता है उसके अनुसार वह कार्य करता है। उस एरिया का अगर मान लो कि उस एरिया में अगर बड़ा कोई मंत्री है तो उसी के हिसाब से, उसके निर्णयों के हिसाब से वो जो कलेक्टर जो है कार्य करता है। तो एक मेरा आपसे प्रश्न है कि अगर वो उस एरिया के बड़े विधायक और उस एरिया के बड़े मंत्री के हिसाब से अगर वो कलेक्टर अगर कार्य करेगा, और अगर वो व्यक्ति मान लो कि जो कलेक्टर जो है, कलेक्टर को थोड़ी बहुत अगर रिश्वत दे दी गई किसके द्वारा, बड़े व्यापारी के द्वारा, तो क्या वो निर्णय किसानों के पक्ष में देगा? नहीं देगा, ये मेरा मानना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कलेक्टर जो है
वो प्रभावित होता है संबंधित राजनीति से। वहीं अगर इसमें अगर अवसर दिया जाता कि आप कोर्ट में जाके आप व्यापारी के खिलाफ गुहार लगा सकते हो, तो कोर्ट जो है वो एक सेपरेट पार्ट है, एक सेपरेट बॉडी है जिसके ऊपर प्रभाव सरकार का नहीं होता। इसी कारण से इसमें प्रावधान दिया जाना था। और जो आंदोलनकारी जो बैठे हैं उनका भी यही कहना है कि हम लोग अगर व्यापारियों के खिलाफ अगर कोर्ट में नहीं जा सकते तो फिर हमारा सुनने वाला कौन रहेगा, क्योंकि एरिया का जो कलेक्टर होता है, एरिया का जो एसडीएम होता है, वो प्रभावित होता है उस एरिया की राजनीति से और उस एरिया के बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर से वो प्रभावित होता है। वो इस चीज़ को आप नकार नहीं सकते। तो ये जो है वो बहुत गलत है। अगला अगर हम लोग बोलें तो अगला हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के लेन देन होगा इसमें। अब बिना रजिस्ट्रेशन के अगर लेन देन होगा तो जो भी व्यापारी फसलों को खरीदेगा और खरीदने के बाद में अगर वो व्यापारी जो अगर भाग गया तो गवर्नमेंट के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड के रूप में सिर्फ मात्र एक चीज़ ली जा रही है, पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड के आधार पे भी आप किसानों से उनकी फसलें खरीद सकते हो। ये प्रावधान बताया गया इस अधिनियम में। तो अगर सिर्फ पैन कार्ड के आधार पर अगर तुम किसी व्यापारी को अगर किसानों की फसलें खरीदने के लिए अगर परमिट करते हो तो व्यापारी अगर भाग गया तो गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई लिक्विडिटी नहीं है व्यापारी का कि वो उस लिक्विडिटी के आधार, लिक्विडिटी इट मीन कि मान लो कि कोई व्यापारी अगर मान लो कि लेन देन कर रहा है, उससे अगर एक पैसा रखाया जाए कि इतना इतना पैसा आप अगर आप यहाँ पे लेन देन कर रहे हो तो इतना पैसा आपको यहाँ पे जमा करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास। और मान लो कि अगर आप भाग गए तो आपका जो पैसा जो है उससे हम लोग उनका जो भी किसानों का जो नुकसान हुआ है उसको हम लोग उसमें किसानों का हम लोग उसका भरपाई करेंगे। तो ये लिक्विडिटी होता है। तो अगर वो लिक्विडिटी नहीं रहता है गवर्नमेंट के पास तो फिर जो किसानों का जो नुकसान होगा और मान लो कि व्यापारी अगर भाग गया तो फिर किसानों का जो नुकसान है उसकी भरपाई कैसे करेगी गवर्नमेंट। तो ये जो है वो एक बड़ा फैक्टर है। और अगला जो है वो ये बोल सकते हैं हम लोग कि इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो व्यापारी जो है, मान लो कि अगर व्यापारियों ने अगर सभी ने मिलकर अगर एक फिक्स अमाउंट कर लिया कि भैया इससे ज़्यादा इनको किसानों को हमको मूल्य नहीं देना है, तो उससे भी जो पूरे एरिया का जो किसान जो है वो किसानों का शोषण होना प्रारंभ हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें थी इसकी बुराइयाँ। तो मेरा मानना ये है कि इस कृषि कानून में जो पहला जो मैंने बताया है, दूसरा अभी हमारा जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसे कहते हैं, उस पे हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे और उसमें हम लोग समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है। वो एक अगला अधिनियम है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। लेकिन ये वाला जो अधिनियम है, इसके जो बुरी चीज़ें जो हैं, उन चीज़ों को अगर गवर्नमेंट इस अधिनियम में चेंजेस करके अगर इन चीज़ों को अगर फुलफिल कर देता है तो फिर ये अधिनियम किसानों के हित में रहेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट इन सभी अधिनियमों का अगर ये जो अधिनियम जो है इसमें जो कमियां जो बताई गई है, इन कमियों को अगर फुलफिल नहीं करती गवर्नमेंट तो ये फिर भारत देश के किसानों के आत्महत्या का कारण भी बन सकता है, क्योंकि इसमें कमियां जो है वो बहुत ज़्यादा है। व्यापारियों के हित में ज़्यादा चीज़ें दिख रही है, किसानों के हित में ये चीज़ें कम दिख रही है। व्यापारी भी, छोटे मोटे व्यापारी तो इसमें लेन देन नहीं कर पाएंगे, बड़े जो व्यापारी वही इसमें लेन देन कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें अगर कमियां अगर इसमें पूर्ण हो जाती है तो मानना है कि जो किसान जो है उनकी स्थिति में बदलाव आ सकता है। और मेरा एक बार फिर से आप सभी से यही निवेदन है कि अगर आप इस बिल के पक्ष में हैं या फिर विरोध में हैं तो एक बार इस बिल को पढ़ें और पढ़ने के बाद में आपका कोई भी व्यू दें। सिर्फ इसलिए नहीं आप उस बिल के पक्ष में खड़े हों क्योंकि आप बीजेपी माइंडेड है, और इस चीज़ के विपक्ष में भी आप इसलिए खड़े ना हो कि अगर आप किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अब बात है हमारे देश की, अब बात है हमारे समाज की, और अब बात है हमारे देश की नींव की, क्योंकि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी, जय हिंद साथियों।